पटना में दो महान गुरुओं के बीच में लड़ाई का जो दौर है उसमें खान सर जीतते हुए नजर आ रहे हैं और रोशन आनंद सर इस वक्त कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि खान सर को अगले आदेश तक अरेस्ट नहीं किया जाए। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे वो कौन कौन सी दलीलें दी गई हैं खान सर के वकील की तरफ से, जिसे सुनने के बाद जो जज साहब ने कहा कि खान सर को अगले आदेश तक पटना पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। वहीं पर रोशन आनंद सर की किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही और जो जेल के अंदर बंद है, उनकी जेल से बाहर आने की उम्मीद लगाई जा रही थी, उन्हें फिलहाल के लिए जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो उनकी क्या दलीलें कितनी कमजोर हो जाती हैं वो जेल से बाहर नहीं आ पाते, उसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे इन सब के बीच में हार किसकी हो रही है। दरअसल हार बच्चों की हो रही है, क्योंकि जब दो दो गुरु लड़ते हैं तो उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट पर फर्क पड़ता है। क्योंकि रोशन आनंद सर के लिए कहा जाता है कि वो दरोगा की फैक्ट्री चलाते हैं और वो खुद वो दरोगा के गुरु हैं। मायने ये कि उनके इंस्टीट्यूट से इतने ज्यादा बच्चे पढ़ लिख कर बिहार पुलिस में अच्छे अच्छे पदों पर तैनात हैं। आज उन्हीं गुरु को, उन्हीं पुलिस वालों को जिन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें अरेस्ट करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब की लड़ाई में हार किसकी हो रही है? बच्चों की हो रही है। लेकिन बहरहाल हम बात करेंगे किस तरीके से कोर्ट के अंदर खान सर की वो कौन कौन सी दलीलें थी जिसके सुनने के बाद खुद जज साहब ने उन्हें एक तरीके से छूट दे दी है और पटना पुलिस को हिदायत दी है कि उन्हें अरेस्ट ना किया जाए। तो आज कोर्ट के अंदर जिस तरीके से दलील दी गई खान सर के वकील के द्वारा और उसके बाद कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि अभी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगेगी, पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। कोर्ट में क्या हुआ वो आपको बताएंगे, लेकिन ये जो पटना पुलिस है, जब खान सर पर आरोप लगाए गए, ये कहा गया आर्म्स एक्ट का मामला लग गया है, तो ऐसे में पटना पुलिस ने हाई लेवल मीटिंग की और फौरन निकल पड़ती है खान सर को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन उन्हीं पटना पुलिस के कप्तान से जब आज मीडिया के कर्मी पूछते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि सर आज तो पूरा मामला पलट गया, केस में आपकी भद्द पिट गई और कई सारे सवाल आपसे पूछे गए, तो वो किस तरह से सवालों से बचते नजर आते हैं और कैसे पूरी बात को, पूरे मामले को कोर्ट पर डाल देते हैं, एक बार आप वो सुनिए। एक सवाल ये है कि पटना पुलिस ने कहां लापरवाही बरती कि फैजल खान की गिरफ्तारी से पहले उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई। इसमें एक कोर्ट की प्रक्रिया पे कमेंट हम लोग नहीं कर सकते। एक सवाल लगातार सर, एक सवाल पूछा जा रहा है सर, एक सवाल पूछा जा रहा है सर लगातार अपोजिशन की तरफ से, रोशन सर की तरफ से खास करके सवाल आ रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया सर, लेकिन जबकि आरोप लगे खान सर के ऊपर, उनको क्यों लेट किया गया सर? उनके ऊपर इसमें जो भी है वो अनुसंधान का विषय है और आप लोगों को इसमें अवधि कराया गया है और जैसा आगे का भी रहेगा वो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। इसमें देखिए, ये उनके पहले की बात है, जो हमारा अनुसंधान का विषय है वो हमारा अनुसंधान चल रहा है, हमने जांच के लिए भेज दिया है और जैसा वो रहेगा आगे का जो जो मांगा जाएगा वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सर, पटना पुलिस हाईकोर्ट मूव नहीं करेगी इस मामले में? हमारा काम अनुसंधान करना है, हम अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान के आगे जैसा आएगा उसमें कर रहे हैं। सर, दो गार्ड्स के अलावे भी और विकास के पास हथियार। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो फायरिंग के मामला आया है और उसी के तहत में जांच की जा रही है और अगर इसमें अन्य लोगों की भी जिम्मेदारी आएगी, उनके भी आर्म्स जांच किए जाएंगे जो लाइसेंस है और जैसा आएगा उसका आगे कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने किस तरीके से ये पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। ये वही पटना पुलिस है जो एक वक्त पर खान सर को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी थी, उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। दो गुरु हैं, दो टीचर्स हैं, दोनों के पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उन्हें बहुत मानते हैं, बहुत सही काम कर रहे हैं, लेकिन जब मामला गुटबाजी में आया, जब वर्चस्व की लड़ाई हुई, तो पूरा मामला आप यूँ समझिए सोशल मीडिया पर आया, यूँ कहिए घर के बाहर निकल आ गया और कोर्ट रूम तक ये पूरा मामला पहुंच गया। अब ऐसे में जो ज्ञान बिंदु के संचालक हैं, जो ज्ञान बिंदु के सर रोशन आनंद हैं, वो अभी भी जेल में हैं, लेकिन खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी है और ऐसे में पटना पुलिस को कोर्ट के द्वारा हड़काया गया और ये भी कहा गया है कि जिस तरह से उन पर आर्म्स एक्ट का मामला लगाया गया और जो भी सारी चीज़ें हैं उसके बारे में पूरी डिटेल, यानी कि एक जो केस डायरी होती है, अगली तारीख को जब सुनवाई होगी तो पटना पुलिस से कहा गया है मेंटेन कर एक केस डायरी आप बनाकर लाएंगे। खान सर की पुरानी कुंडली भी खंगालेंगे क्योंकि उन पर कई लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए, विपक्षी वकीलों के द्वारा आरोप लगाए गए कि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि अगर खान सर का बैकग्राउंड ऐसा है तो केस डायरी बाकायदा मेंटेन कर लाइए, अगली तारीख को अगर डायरी मेंटेन होगी तभी सुनवाई होगी, नहीं तो
फिर से जो पटना पुलिस है उनकी भद्द पिट जाएगी। अब होता क्या है कोर्ट रूम के अंदर, तो कोर्ट रूम में सबसे बड़ी चीज़ ही यही थी कि आखिर खान सर को गिरफ्तार किया जाए तो किस बना पर किया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये जो सीसीटीवी सामने आया था इसमें ज्ञान बिंदु की तरफ से क्लेम किया गया था कि जो 2 गार्ड आपको दिख रहे हैं, जो गन आपको जो दिखाई दे रही है, उससे हवाई फायरिंग की गई थी और वो फायरिंग की गई थी खान सर के कहने पर। खान सर ने अपने गार्ड से कहा था कि तुम लोग जो है फायरिंग कर दो, आगे का मैं समझ लूंगा। ये सारी चीज़ें जब आई और कोर्ट में भी कही गई तो सबसे अहम सवाल ये था कि क्या ये सच था, क्या जो खान सर हैं उन्होंने गोलियां चलवाई थी। लेकिन जब पूरा मामला समझा जाता है, कोर्ट में दलीलें दी जाती है, तो पता लगता है कि वो जो गोली थी वो आत्मरक्षा में चलाई गई। खान सर के वकील के द्वारा पूरी दलील दी गई थी कि देखिए ज्ञान बिंदु की तरफ से जो लड़के हैं जब वो आपस आ रहे थे लाठी पत्थर लेकर, जब आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसे में कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और इस मामले में खान सर का एक बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि कोई मेरे गार्ड को रात में आकर पीटता है तो क्या मैं फूल बरसाऊंगा, स्वागत करूंगा, अपनी आत्मरक्षा के लिए गोलियां तो चलवाई जाएंगी। ये जो पूरी चीज़ थी, ये सारी ये चीज़ साबित हुई कि आत्मरक्षा में ऐसा कहा गया। और साथ ही साथ जो कोर्ट है उसने ये भी कहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड, जो खान सर के 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, अगर मैं नाम बताऊं तो दीपक कुमार और तालेबर सिंह, उनके बारे में ये कहा गया है कि उनसे पूछताछ की जाए, उनकी सारी डिटेल निकाली जाए और पता किया जाए कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। क्या सच में ज्ञान बिंदु के जो लोग हैं वो हावी हो गए थे, क्या मारपीट पर उतारू हो गए थे, क्या रोशन आनंद जो सर हैं उनकी तरफ से अपनी टीम को या अपने लोगों को कहा गया था कि चलकर तोड़ फोड़ कर दो, विवाद पैदा कर दो, और इसकी वजह से खान सर की टीम की तरफ से या गार्ड्स की तरफ से आत्मरक्षा में वो गोली चलाई गई, इसकी भी जाँच पड़ताल ज़रूरी है। अब हूबहू जानिए कोर्ट में आज क्या हुआ और किस आधार पर खान सर की गिरफ्तारी को रद्द किया गया। सबसे पहले जो खान सर के वकील है वो कहते हैं जज साहब से कि सर जो भी सेक्शन लगाए गए हैं मेरे क्लाइंट पर वो एप्लीकेबल नहीं है। आर्म्स एक्ट पिटिशनर पर एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि इन्होंने फायरिंग नहीं की, यानी कि आर्म्स एक्ट खान सर ने कोई गोली नहीं चलवाई, उनके गार्ड ने चलाई है, इसलिए डायरेक्टली खान सर पर कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा दूसरे पक्ष के दबाव में आकर जो पटना पुलिस है उसने फौरन एफआईआर कर ली, कोई जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की और यहाँ तक कि कोई इंक्वायरी नहीं की। इसीलिए जो मेरे क्लाइंट हैं यानी कि जो खान सर हैं उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। अब हुआ क्या, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि देखिए एक टीम पहुंची और उन्होंने शिकायत कर दी ज्ञान बिंदु के लोगों ने कि भाई खान सर ने गोली चलवाई है, और आप जो पुलिस है उसने उसी को मान लिया, वो सीसीटीवी भी जो उन्होंने वायरल किया उसी को मान लिया, उस पर कोई पड़ताल नहीं की, अपनी तरफ से तफ्तीश नहीं की और किस आधार पर आर्म्स एक्ट लगा दिया गया। अब जो सरकारी वकील थे वो कहते हैं, इनका नाम फैजल खान उर्फ खान सर, एग्जैक्टली उनकी लाइन थी, उन्होंने ये बोला। इसके आगे वो कहते हैं इनके कहने पर गार्ड्स ने गोली चलाई थी। गोली चलाने में इनका जो एक गार्ड है प्रदीप कुमार भी शामिल था। प्रदीप को उसके पिता की हत्या के बाद आर्म्स प्रोवाइड कराए गए थे, ना कि पटना में आकर दहशत फैलाने के लिए, फायरिंग दहशत फैलाने के लिए की गई थी। अब देखिए जो सरकारी वकील हैं, जब खान सर के वकील ने दलील रखी तो उस पर वो करते हैं कि देखिए वहाँ पर जो गोली चली थी वो प्रदीप कुमार नाम के एक खान सर के गार्ड हैं उनके द्वारा चलाई गई, और जब उनके पिता की हत्या हुई थी तो इसलिए उनको एक गन प्रोवाइड कराई गई थी, ना कि आप किसी भी स्टूडेंट पे चला दो या कोई दहशत फैलाने के लिए। तो कायदे से सरकारी वकील जो है इस पूरे मामले को दहशत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तभी क्या होता है कि जो खान सर के वकील हैं वो कहते हैं कि सर देखिए जो मेरे याचिका करता है यानी कि खान सर हैं कि किसी भी गार्ड से डायरेक्ट जान पहचान नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने सिक्योरिटी के लिए वो गार्ड लिए पर डायरेक्टली वो किसी को जानते नहीं हैं, किसी को नाम से, किसी के व्यवहार, किसी के बिहेवियर को, और किसी को भी बहुत अच्छे से वो नहीं जानते हैं। लोगों ने एपी के एजेंसी से गार्ड हायर किए थे, मतलब कि ये जो पूरा खान सर के लिए सिक्योरिटी के लिए एपी के एक एजेंसी है, वहाँ से गार्ड को हायर किया गया है और वो एजेंसी अपने गार्ड को भेज देती है, इसलिए डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं है खान सर का उन गार्ड के साथ। वो एजेंसी से उन्होंने गार्ड मंगाए थे और एजेंसी ने वही गार्ड भेजे, इसके बारे में हमें नहीं पता। आगे वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन की रक्षा के लिए गोली चलाई गई थी, मॉब इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाने आ रही थी, यानी कि यहाँ पर जो खान सर के वकील हैं उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सामने से जो सीसीटीवी भी अगर आप देखेंगे तो सामने से जो ज्ञान बिंदु के लड़के हैं उनके हाथों में पत्थर है, कुछ ऐसे छोटे मोटे टुकड़े या टुकड़ी हैं पत्थर के जो वो लेकर खान सर के इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसके बाद ही कहा जाता है कि फायरिंग हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर खान सर ने ऐसा कहा भी है तो उन्होंने साफ तौर पर बस इतना कहा था कि हवाई फायरिंग करो और अपनी आत्मरक्षा के लिए करो, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। इससे दो गुटों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई है उससे नाम भी खराब होगा और किसी को हानि भी हो सकती है, तो सारी चीज़ें आत्मरक्षा के लिए की गई। इसके बाद सरकारी वकील ने साफ तौर पर कहा कि देखिए खान सर का एक आपराधिक इतिहास भी रहा है। अब ऐसे में जो खान सर के वकील हैं वो यहाँ पर फिर से सिद्ध कर देते हैं कि सरकारी वकील कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत बोल रहे हैं और केस को मोड़ रहे हैं। वो कैसे? वो कहते हैं कि देखिए
अगर आप पुराना बैकग्राउंड खंगालेंगे तो खान सर का कोई भी आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, ये जो फायरिंग हुई है, जो भी 10-5 दिन का है जो सिलसिला चल रहा है, मुश्किल से 1 हफ्ते का, उसी के दौरान उन पर जो क्रिमिनल हैं, चार्जेस हैं, वो लगाए गए हैं और उसी को हिस्ट्री बनाकर पेश किया जा रहा है। ये सरासर गलत है, निराधार है और इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें सामने आई, जब कोर्ट में जज ने भी सुना और देखा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो आर्म्स एक्ट लगाया गया है, ये किसी इतनी जल्दबाजी में नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर आर्म्स एक्ट की बात करें तो आप सोचिए ज़मानत भी नहीं मिलती है, सीधे 10 साल की सज़ा हो जाती है, इतनी आसानी से ज़मानत भी नहीं मिलती इस केस में। तो ऐसे में जज ने भी ये कहा कि आर्म्स एक्ट इतनी सी चीज़ पर एक ऐसे टीचर पर नहीं लगा देना चाहिए था, पहले पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए थी, पड़ताल करनी चाहिए थी और उसके बाद सारी कहानी सामने आती। तो इस तरीके से जो वकील हैं खान सर के, उन्होंने उन्हें जेल जाने से बचाया, लेकिन अभी भी जो रोशन आनंद सर हैं, ज्ञान बिंदु के संचालक, वो जेल में बंद हैं। आप यूं समझिए कि वो अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। आखिर उन पर ऐसा कौन सा एक्ट लगा दिया गया, ऐसी कौन सी चीज़ें हो गई कि वो अभी भी जेल में बंद है? क्या सच में ये जो लड़ाई है वर्चस्व की, उसमें खान सर का पलड़ा भारी दिख रहा है? इसी वजह से जो रोशन आनंद सर हैं ज्ञान बिंदु के, वो जेल के अंदर हैं। जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अगर खान सर को छोड़ दिया गया है तो ऐसे में हमारे सर को भी छोड़ दिया जाए। अब आप समझिए कि आखिर जो रोशन आनंद सर हैं, क्योंकि खान सर के बारे में तो आपने बहुत कुछ जाना, बहुत सब जानते भी हैं, लेकिन जो रोशन आनंद सर हैं, आखिर उनका बैकग्राउंड क्या है? आखिर क्यों उनके कोचिंग को दरोगा की फैक्ट्री कहा जाता है? आखिर क्यों रोशन आनंद सर को दरोगा गुरु कहा जाता है? और किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, वो यहाँ तक पहुँचे, उनको बच्चों का प्यार मिला? और साथ ही जानिए कि आखिर ये वकील कौन है जिन्होंने इतनी बेहतरीन जिरह की कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। देखिए, गुरु को तो बचा लिया गया वकील अरविंद कुमार मवर के जरिए, लेकिन यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो, फंसा कौन है? फंसा वो शख्स है, वो गरीब घर का बच्चा है जो गार्ड की नौकरी कर रहा था खान सर के इंस्टीट्यूट के बाहर। और जिस तरीके से शुरुआती बयान आया कि मुझे खान सर ने कहा कि फायर करो, हम आगे का देख लेंगे, हम आगे का देख लेंगे। यहां पर खान सर तो बच गए, लेकिन जिसने फायर किया, जिससे जान जा सकती थी, उस शख्स को अब कोई बचाने वाला तो है नहीं। अब उसने किसके कहने पर फायरिंग किया, क्यों फायरिंग किया, वो अपना उसका सफाई अभियान यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर वकील साहब ने यह सिद्ध कर दिया कि खान सर जो कि मालिक थे, उनका अपने गार्ड से कोई सीधा ताल्लुकात नहीं है, मतलब सीधी कोई बातचीत नहीं है, और इसलिए उन पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज नहीं होगा। अब ऐसे में वो जो 2 गार्ड थे जिन्होंने गोली चला दी खान, जैसा कि उन्होंने पहले बताया कि हमने खान सर के कहने पर गोली चला दी, अब उन्हें क्या जमानत मिलेगी? क्या वो भी जेल के अंदर जाएंगे? उपद्रव फैलाने के लिए, डराने धमकाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए किसके कहने पर, ट्रिगर पर ये हाथ घुमाया गया, इसके ऊपर जानकारी लेनी पड़ेगी। गार्ड ने अपनी मर्जी से चलाया, क्योंकि इस पूरे जिहरा के अंदर, जो कोर्ट के अंदर आज जो चीजें हुई हैं, उससे साफ चीजें पता लग रही हैं कि खान सर ने पल्ला झाड़ दिया है और सीधे तौर पर जो गार्ड्स ने अपने दम पर ही गोली चला दी। और जिस तरीके से शुरुआत में खान सर ने यह भी कहा था कि अगर सामने से कोई भीड़ आएगी तो गार्ड्स किस लिए होते हैं? बचाने के लिए होते हैं, और बंदूक किस लिए रखा जाता है? ताकि वो फायर कर सकें। अब ऐसे में ये आने वाले वक्त में आपको ये भी पता लग जाएगा कि गार्ड के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, एक बार हमने गार्ड के बारे में आपको बता दिया। अब ये जो अरविंद कुमार जी हैं, जो खान सर की लड़ाई लड़ रहे थे, इनके बारे में जान लीजिए। ये 20 सालों से पटना सिविल कोर्ट के अंदर यूं ही क्रिमिनल केस लड़ते रहते हैं और बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन्हें। और जब ये दलीलें दे रहे थे कोर्ट के अंदर, तो इनका जवाब दे पाना सरकारी वकील के लिए भारी पड़ रहा था। और खुद जज साहब को भी कहना पड़ा कि देखिए, जिस तरीके से अरविंद कुमार जी बोल रहे हैं कि खान सर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो पुलिस को कुछ दिनों की मोहलत दी जाती है ताकि उनकी पूरी क्राइम कुंडली खंगाल सके। मतलब जिस तरीके से बचपन से लेके जब तक उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, तब तक उनकी हर एक क्राइम बैकग्राउंड को खंगाला जाए। और जब से चीजें बाहर आई हैं, तो खान सर के जो गांव वाले हैं, जो उनके खुद के रिश्तेदार हैं, कहते हैं जब समय खराब होता है तो हर जगह से मुसीबत आन पड़ती है। खुद अब खान सर के जो रिश्तेदार हैं, जो पटीदार लोग हैं, जो उनके दूर के रिश्तेदार हैं, खुद उनके खिलाफ ऑन कैमरा बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। पहले वो सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी समझाते हैं। खान सर आपके कौन है, किस तरह से आप प्रताड़ित हैं उनसे?
खान सर हमारे खानदान के ही हैं और हमारे जो बाबा थे, दोनों लोग भाई थे। उनके पिता एक थे, जहांगीर बख्श, उनके 2 लड़के हुए, खलील और जमील। वही खानदान शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा और वो लोग आज़ादी से पहले शिक्षा विभाग से जुड़े रहे और अंतिम पड़ाव भाटपा रानी रहा। साझे में मकान बनी, एक पैतृक जमीन लेके सब मकान बनी। उसको हमारे पिताजी अभी नाबालिग अवस्था में थे, 10 साल के, तभी उनके पिताजी का इंतकाल हो गया और उनके नाबालिगी का फायदा उठाकर ये लोग उस पैतृक मकान को हड़पना चाहते हैं और हमको उसमें थोड़ी सी भी चीज जगह नहीं देना चाहते हैं। कौन है जो प्रताड़ित कर रहा है आपको? इस समय तो पहले तो उनके बाबा थे, इस समय फैसल खान है और उनके पिता वसीर खान है, जिनका कोई चीज ऐसा उठा नहीं रखा है हमको बर्बाद करने के लिए, परेशान करने के लिए। मानसिक उत्पीड़न में हम लोग कैसे जी रहे हैं भगवान ही जानता है। खान सर का क्या प्रश्न, किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं आपको? खान सर अगर इतने ऊपर नहीं पहुंचे, इतना पैसा नहीं होते, इतने बड़े माफिया नहीं बने होते, इतनी दबंगई नहीं बढ़ी होती तो भाट पार में उनका कुछ चलता नहीं। ना उनके पिता का वसीर खान आज चल पाते, बोल पाते, है ना। भाट पार में अगर उनके पिता निकलते हैं, जैसे लगता है कि कितना बड़ा ये माफिया आदमी है, किसी को ही खरीदने की शक्ति रखता है, कहता है। बिहार में क्या स्थिति उनकी है? बिहार में जो घटना हुई क्या कहेंगे उसके बारे में? बिहार में जो घटना हुई है वो उनके अहंकार का प्रतिफल है। वो आदमी या किसी को अपने आगे समझता नहीं है। भाई आप कोचिंग चला रहे हैं, दूसरा भी चला रहा है तो उसका भी चलाने का हक है, आप अपना चलाइए, उसका चलाइए, सब अपने किस्मत का खाते हैं। आप किस तरह से प्रताड़ित हैं? हमको अपने पैतृक संपत्ति को लेके जो सिद्धांत की लड़ाई है वो न लड़के किसी अन्य जगह पर हमको और जगहों पर हमको परेशान किया जा रहा है। तरह तरह से हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही है, जिससे हम बहुत पीड़ित हैं। उनके पिता द्वारा, उनके द्वारा धमकियां दी जाती है कि हम सबको समाप्त करा देंगे, बर्बाद कर देंगे, मरवा देंगे। यहाँ के समाज पब्लिक लोग हमसे बताते हैं कि भैया आप जरा होशियार रहा करिए, ये बहुत माफिया टाइप का आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। तो हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज को आप दिखाइए और हम लोग की जान माल की रक्षा करिए और हमारे पड़ोसियों को। खतरा आपको किससे जान का खतरा आपको? वो फैसल खान जो माफिया बना हुआ है बिहार का, इस वक्त जो भागा भागा फिर रहा है गिरफ्तारी के डर से, जो अपने साजिश में खुद ही फंस गया है, पाप का घड़ा भर गया, फूट गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं रिश्ते में उसके चाचा लगता हूँ। ये जो पटना वाले खान सर हैं, तो उनपे अब फायरिंग का आरोप है, उनके गार्ड द्वारा विवाद हुआ है। ऐसा है कि गिरफ्तारी की बात आ रही, क्या हमें तो हंसी आता है कि जब आप सभी और मैं जब भी कभी सुनता हूं कि पटना वाले, तो पहली बात कि ये पटना वाले तो है नहीं, ये है भाटपा रानी के रहने वाले जो अपने आर्थिक स्थिति और अपने भविष्य को देखते हुए पटना में शिफ्ट कर गए। जो हमारे राजनीतिक मित्र बशीर भाई के लड़के हैं फैजल खान, और वो पटना में अपना कोचिंग वोचिंग चला के जो भी हो तो पटना में अपना कार्य करते हैं। जो ये उनके बाद मुकदमा दर्ज हो गया, गिरफ्तारी की बात आ रही है, देखिए मतलब इस तरह का है, क्या करें उनका आप जानते हैं? मुकदमा दर्ज होना और ना होना, मैं दोनों बात कर रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की घटना होती है और उनके साथ अंगरक्षक थे तो वहां पे गलती हुआ है। अगर आत्मरक्षा में ही अगर वो लोग फायरिंग किए हैं तो फायरिंग तो उनके अंगरक्षक ही किए हैं, तो कहीं ना कहीं गलती हुआ है और इसमें फैजल को मानना चाहिए कि हमारे टीम और हमारे केजीएफ के तरफ से गलती हुई है, उनको स्वीकार करना चाहिए। अब यहां पर खान सर की आपको कहानी पता है कि किस तरीके से उन्होंने मुसीबत झेल कर बड़ी मुश्किलों से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, बच्चों को पढ़ाया, लाखों बच्चे इनसे प्रेरित होते हैं। उनके जो वीडियोस, जो पढ़ाने की जो शैली है वो हर किसी को पसंद आती है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है और कुछ इस वक्त
जो खान सर के साथ जो चीजें हो रही हैं वो सब यही सारी एक साथ उन पर मुसीबत टूट पड़ी है। लेकिन रोशन आनंद सर जो की जमानत उन्हें नहीं मिली है, जो कि उनकी किस्मत खान सर जैसी नहीं रही है, जो दूसरे गुरु हैं और वो भी बच्चों के बीच में काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। आज कोर्ट में जिरा हो रही थी। सोमवार को बच्चों ने कैंडल मार्च निकाला और कहा कि खान सर को अरेस्ट किया जाए जिस तरीके से हमारे गुरु को अरेस्ट किया गया है। लेकिन कोर्ट के अंदर रोशन आनंद की जो जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें यह पता लगा है कि भीड़ को उकसाने का जो काम था रोशन आनंद सर की तरफ से किया गया था। भीड़ ने पहले उकसाया और उन रोशन आनंद सर कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भीड़ आई थी पत्थर लेके आई थी। एक तरीके से पूरी की पूरी भीड़ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंचाना चाहती थी और आपराधिक गतिविधियों में पाते हुए रोशन आनंद सर को अब जमानत नहीं मिली है। और इन्हें इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्ञान बिंदु, इन्हें दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है। मतलब यहां से फैक्ट्री समझते हैं, धड़ाधड़ एकदम जो बच्चे यहां से पढ़ते हैं वो सीधे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ही लगते हैं और इन्हें खुद दरोगा गुरु माना जाता है। मतलब जो भी एग्जाम होते हैं उनमें उनकी इस तरीके की पकड़ है कि हाँ जो बच्चा जाता है उसकी सरकारी नौकरी लगना तय है। और कुछ इसी तरीके से ये जो लड़ाई शुरू हुई थी खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में, वो इसलिए शुरू हुई थी कि पटना में जो कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती थी, दावा यह किया गया कि 12,000 बच्चे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले। तो दूसरे कोचिंग में नाम नहीं लूंगा दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट का, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कहा कि नहीं हमारे यहां से 13,000 बच्चे पास होके निकले। अगर आप दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट को मिला भी देंगे ना तो कितने होंगे? 25,000 बिहार पुलिस कांस्टेबल अगर दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट को मिला दिया जाए। लेकिन भर्ती निकली कितनी थी? निकली थी 19,000 की। तो मतलब जाहिर सी बात है दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट और दोनों महागुरुओं का ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें से किसी एक ने तो झूठ बोला ही बोला है। और ये जो झूठ है उसे साबित करने के लिए, अपने सच को और भी ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए, ये वर्चस्व की जो लड़ाई थी उस इंस्टीट्यूट के बीच में वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि गोलीबारी का दौर आ जाता है। जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो गुरु है, जो संचालक है, वो जेल के अंदर पहुंच जाता है। दूसरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो हेड था वो उसे पुलिस छानती रहती है, लेकिन फिलहाल के लिए उनके अरेस्ट पे स्टे लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सारी जो चीजें कवायद जो चल रही हैं उसमें नुकसान सिर्फ बच्चों का हो रहा है, क्योंकि दोनों जो गुरु हैं ये अपने अपने फील्ड में महारथी हैं। इन्हें कोई आप किसी भी आप कम नहीं आंक सकते हैं। हाँ ये जरूर होता है कि पहले के जमाने में जब दिखते थे कि जब ऋषि मुनि जब तर्क वितर्क करते थे तो उन्हें बताया जाता था कि अरे आप ठीक बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आपका जो तर्क है वो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आज के समय में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये कमाई का एक जरिया भी है। आप एजुकेशन मान लीजिए, जो भी कह लीजिए कि किसी ने फीस कम रखा, किसी ने फीस ज़्यादा रखा, अब यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेस। वहाँ पर जो खान सर और रोशन आनंद सर जैसे जो लोग हैं वो कम पैसों में गरीब बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं वो किसी से भी छिपे नहीं है और किसी को तारीफ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा जो वहाँ से पढ़कर निकलता है वो अपनी ज़ुबान से उस इंस्टीट्यूट की तारीफ ज़रूर करता है। क्योंकि जिस हिसाब की एजुकेशन मिलती है और जिस आसान शब्दों में मिलती है वो काबिले तारीफ अपने आप में ही है। लेकिन जो अभी चीज़ें चल रही हैं इसमें नुकसान बच्चों का है। ऐसे में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ये एक तरीका हो सकता है। दोनों इंस्टीट्यूट आपस में भाईचारे का मिसाल कायम करें। दोनों जो इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें एक दूसरे से घृणा भाव करने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ने आए हैं, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करके अच्छी अच्छी जगह पर जाइए। दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट को पूरी दुनिया के सामने दिखा देना चाहिए कि देखिए झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन अब हम इस सारी चीजें भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। तब जाकर दुनिया के सामने एक ऐसा मिसाल पेश किया जाएगा जिसमें हर कोई दोनों ही गुरु के चरण छुएगा कि जिस तरीके से आप पढ़ाती भी थे, जो शिक्षा देती भी थे, वो आप अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए क्राइम तक, मंडे टू फ्राइडे।